आज इस सेशन में हम नेक्स्ट मेंटल रिटार्डेशन का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन और उसके आगे हम डील करेंगे। क्लासिफिकेशन से पहले मतलब इससे पहले जो सेशन है उसमें हमने डील किया था कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है और किन किन वजह से, मतलब एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो हमने इससे पहले सेशन में डील कर लिया था। और आज हम क्लासिफिकेशन हो गया, हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं कि इंटेलिजेंस लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है, आईक्यू जो है, आईक्यू सभी को पता होगा, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बोलते हैं। आईक्यू इज़ द रेशियो बिटवीन मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज को आप फिज़िकल एज भी बोल सकते हो, ये फिज़िकल भी बोल सकते हो आप इसको, ओके। तो ये हम कैसे देखते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, डेट ऑफ बर्थ से, मतलब आप कितने साल के हो गए हो, दैट इज़ क्रोनोलॉजिकल एज। एंड मेंटल एज जो है वो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, इंटेलिजेंसी टेस्ट करके। इंटेलिजेंसी टेस्ट करने के बाद ही हमें पता लगता है कि किसी भी इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस लेवल कितना है, मतलब मेंटल एज क्या है, वो कितना मैच्योर्ड है, कितना नहीं है, ये हम इससे फाइंड आउट करते हैं। तो कभी भी अगर आपसे कोई भी आईक्यू फार्मूला पूछता है तो आईक्यू का फार्मूला है आईक्यू इक्वल्स टू MA, मतलब मेंटल एज अपॉन फिज़िकल एज या फिर क्रोनोलॉजिकल एज आप बोल सकते हो, इनटू 100। ओके, ये करने के बाद आपको एक्चुअल में पता लगता है कि इंटेलिजेंस लेवल, मतलब आईक्यू लेवल जो है वो कितना होता है। आईक्यू लेवल जस्ट अ सेकेंड, आईक्यू लेवल नॉर्मली 85 टू 115 के बीच में होता है। 85 से 115 के बीच में नॉर्मल लोगों का आईक्यू लेवल होता है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि अगर लेस देन 70 है तो वो क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन में आ जाता है। वो जिसका भी 70 से आईक्यू कम है उसको हम मेंटल रिटार्डेड कंसीडर करते हैं। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डील करते हैं। सो मेंटल रिटार्डेशन जो हैं उसके 4 क्लासिफिकेशंस हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ओके, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड का कैसे इसको डिटेक्ट करते हैं वो मैं बता देती हूँ। माइल्ड जो होता है वो आईक्यू लेवल 70 टू 50 होता है। अगर किसी का आईक्यू लेवल 70 टू 50 है, 50 के बीच में है, तो उसको हम माइल्ड मेंटल रिटार्डेड कंसिडर करते हैं। मॉडरेट में वी कंसिडर 50 टू 35। अगर 50 से लेके 35 के बीच में है तो हम उसे मॉडरेट कंसिडर करते हैं। सीवियर में 35 टू 20। अगर 35 से 20 के बीच में किसी का आईक्यू आता है तो उसको हम सीवियर मेंटल रिटार्डेड बोलते हैं। और प्रोफाउंड में क्या है, 20 टू 0। ओके, 20 टू 0 अगर किसी का आईक्यू लेवल है तो उसको हम प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेड बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल, ओके। सो नेक्स्ट इज़ माइल्ड में क्या क्या होता है। दिस इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। माइल्ड रिटार्डेशन, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब जितने भी केसेस हैं उनमें से 85 टू 90% लोगों को माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है। दिस इंडिविजुअल हैव मिनिमम रिटार्डेशन इन सेंसरी मोटर एरिया। जो भी पर्सन है जिसको माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है उसका क्या प्रॉब्लम होता है, सेंसरी मोटर एरिया में बहुत ज़्यादा मिनिमम रिटार्डेशन, मतलब बहुत कम रिटार्डेशन है। कहाँ पे, सेंसरी मोटर एरियाज़ में, मतलब जैसे कुछ काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ज़्यादा। नेक्स्ट है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या है, अबाउट 10% लोगों को जितने भी मेंटल रिटार्डेड पर्सन हैं उनमें से 10% जो पॉपुलेशन है उसको क्या है, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीवियर। सीवियर में क्या है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन इज़ ऑफन रिकग्नाइज्ड अर्ली इन लाइफ with poor motor development and delayed speech and communication skill.
सीवियर मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, ये बहुत जल्दी पता लग जाता है बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो रही है, मोटर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ पे? स्पीच और कम्युनिकेशन स्किल में। बात नहीं कर पाएंगे, कुछ बोल नहीं पाते ढंग से, किसी से कन्वर्सेशन प्रॉपर हो नहीं पाते, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ये बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है सीवियर को। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है, दिस ग्रुप अकाउंट्स फॉर 1 to 2% ऑफ ऑल मेंटली रिटार्डेड। जितना भी पॉपुलेशन है जो मेंटली रिटार्डेड हैं, उनमें से सिर्फ 1% या 1 to 2% लोगों को ही प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होता है। दे रिक्वायर नर्सिंग केयर एंड सुपरविजन। ये खुद से अपना काम नहीं कर सकते हैं, फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसीलिए इनको नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है या फिर किसी के सुपरविजन्स की ज़रूरत होती है। तो ये था क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हम डील करेंगे कि मेंटल रिटार्डेशन के लिए क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हमारे पास हैं। सबसे पहले हमारे पास है हिस्ट्री टेकिंग एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग हम इसलिए करते हैं ताकि पूरा का पूरा हमें उनकी हिस्ट्री पता लगे, मदर को या मतलब मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड पे कोई और डिज़ीज़ था या नहीं था, मेंटली से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है या फिर कोई भी ऐसा डिज़ीज़ जो जेनेटिक्स वाली जो डिज़ीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में जो भी मतलब बेबी है या फिर अगर मदर है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन वो पूरा देखेंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जो उनके न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उसमें हम ये देखेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है उनको। नेक्स्ट हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। कुछ इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले ब्लड एंड यूरिन टेस्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमें इसका पता लगे कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई मेजर डिसऑर्डर अगर हमें पता करना है तो हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड एंड यूरिन एनालिसिस या टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कोरियोनिक विलाय सैम्पलिंग कर रहे हैं। कोरियोनिक विलाय सैम्पलिंग क्या होता है? इसमें हम ये चेक मतलब ये भी इसीलिए किया जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें कोरियोनिक विलाय सैम्पलिंग की जाती है। क्यों? ताकि हमें पता लगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता लगाने के लिए हमें ये करना होता है। क्रोमोसोम्स में कोई डिलीशन या एब्रेशन तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो फैमिली में आती जा रही है वो तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम कोरियोनिक विलाय सैम्पलिंग करते हैं। कोरियोनिक विलाय सैम्पलिंग जो है वो जो सेल होता है, कोरियोनिक विलाय एक सेल होता है जो प्लेसेंटा से लिया जाता है और उसके बाद इसका टेस्ट करते हैं और उसमें जो जेनेटिक का कोडिंग होता है उसको चेक किया जाता है ताकि आगे जो जेनेटिक डिसऑर्डर आने वाले हैं उसका पता लगा सकें। नेक्स्ट यहाँ पे हम बायोकेमिकल स्टडीज़ या फिर बायोकेमिकल टेस्ट भी बोल सकते हो आप। बायोकेमिकल टेस्ट ज़्यादा बेटर है, बायोकेमिकल टेस्ट। ओके, बायोकेमिकल टेस्ट हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ताकि सेम इन्फेक्शन, बायोकेमिकल टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह बॉडी के अंदर है तो उसके केमिकल्स और बॉडी के केमिकल्स से ये पता लगा पाते हैं कि किस जगह पे कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है। तो बायोकेमिकल टेस्ट भी हम किसके लिए कर रहे हैं? इन्फेक्शन पता लगाने के लिए कर रहे हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट हम इसलिए पता लगा रहे हैं कि थायराइड का जो लेवल है वो एलिवेटेड है या फिर कम है, ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए। ईसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब हम मदर के लिए कर रहे हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड या कोई और प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम ईसीजी, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई कर रहे हैं। अगर ईसीजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगा मदर को तो मे बी बेबी को भी अदर कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें पता लगाने के लिए और उनको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई। एमनियोसेंटेसिस भी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता लगे या फिर कोई और डिसऑर्डर है, बेबी को कुछ और प्रॉब्लम है तो उससे भी हमें ये पता लग जाएगा, इसलिए हम एमनियोसेंटेसिस भी कर रहे हैं। ओके, ये था डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी हम इसलिए दे रहे हैं
ताकि जो भी मेंटली रिटार्डेड पेशेंट होते हैं वो उनको, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस लेवल इतना ज़्यादा कम होता है, एडेप्टिव स्किल्स नहीं होते हैं उनके पास, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लो रहती है, तो उनको पता नहीं होता किसके साथ मतलब क्या कैसे परफॉर्म करना है, कैसे चीज़ों को अडेप्ट करना है, या फिर कैसे रहना है, कैसे स्किल्स सीखने हैं। तो बात करना, कैसे किसी के साथ बात करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बिहेवियरल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल सुपरविजन, इसलिए ताकि वो खुद को कुछ हार्म ना करे, सुपरवाइज़ करना है उनको, कहीं भी वो जाते हैं तो उनको सुपरवाइज़ करना है, उनके साथ साथ जाना है। फैमिली थेरेपी में हम फैमिली वालों से मतलब उनको ज़्यादा थोड़ा क्लोज़ मिंगल करवाते हैं ताकि वो एक बॉन्डिंग बनती रहे। वोकेशनल ट्रेनिंग में हम ये देखते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से बात करना सीखे, या फिर कोई और हॉबी भी इनबिल्ड करे, जैसे कि सिंगिंग हो गया या फिर पेंटिंग हो गया, कुछ न्यू स्किल्स डेवलप करे, वोकेशनल ट्रेनिंग में वो करवाते हैं। ऑनगोइंग इवैल्यूएशन फॉर ओवरलैपिंग साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, जब भी ये जितना भी पीरियड होता है, जब भी आप मेंटल रिटार्डेड पेशेंट को डील कर रहे हो, तो साथ ही साथ आपको दूसरे इवैल्यूएशंस भी करते रहना पड़ता है, ताकि उससे ये पता लगे कि कोई और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर जो है वो मीनवाइल साथ में उनके नहीं चल रहा है या फिर ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट में ये भी ज़रूरी है कि ऑनगोइंग इवैल्यूएशन होता रहे, मतलब साथ ही साथ अदर मेंटल डिसऑर्डर्स या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करते रहे, इवैल्यूएट करते रहे। ओके, ये था ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम करते हैं प्रिवेंशन, कि मेंटल रिटार्डेशन जो है उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन में सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन में यहाँ पे 3 प्रिवेंशंस हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में 2 सब टॉपिक्स हैं यहाँ पे, प्री कंसेप्शन और ड्यूरिंग जेस्टेशन। प्री कंसेप्शन मतलब कंसेप्शन से पहले, मतलब प्रेग्नेंट होने से पहले और कौन कौन सी चीज़ें देखी जा सकती हैं, और ड्यूरिंग जेस्टेशन का मतलब है कि जो प्रेगनेंसी का टाइम है, जो एक टाइम है वो 9 मंथ का जो टाइम चल रहा है, उसमें क्या क्या करना चाहिए, या फिर डिलीवरी के बाद क्या क्या करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले प्री कंसेप्शन में देखते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। प्री कंसेप्शन से पहले ही कंसेप्शन से पहले ही जेनेटिक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी मेल या फीमेल, मतलब हस्बैंड वाइफ है या जो भी कपल हैं, उनको जेनेटिक काउंसलिंग इसलिए लेना चाहिए ताकि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से पता लगेगा। आगे आप जब भी जेनेटिक काउंसलिंग लेते हो तो आपको मैटरनल पैटर्नल दोनों साइड से ही कोडिंग करके बताई जाती है कि और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आने वाले बेबी को। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन फॉर मैटरनल रुबेला। इम्यूनाइजेशन करना है, अगर कंसेप्शन से पहले ही जो मदर होती है उनको रुबेला के लिए इम्यूनाइज करना है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट बिफोर मैरिज। मैरिज से पहले ब्लड टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि अगर मेल का ब्लड और फीमेल का ब्लड RH इनकम्पेटिबिलिटी हो गया, या फिर बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है शादी से पहले। तो प्रिवेंशन में ये एक बहुत अच्छा प्रिवेंशन है कि शादी से पहले ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए एंड उसके बाद ही शादी करो। नेक्स्ट है एडिक्वेट मैटरनल न्यूट्रिशन। अगर मदर प्रेग्नेंट है तो इतना न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड होना चाहिए कि वो और बेबी अच्छे से ग्रो कर पाए, और न्यूट्रिशन जो है वो बहुत अच्छे से सफिशिएंट हो दोनों के लिए। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ साइज़। फैमिली प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ अगर अगर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के बीच में टाइम बहुत कम है तो मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए फैमिली प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि अगर पहला बेबी है तो उसके बाद सेकेंड बेबी में कितना टाइम गैप होना चाहिए, कितना ईयर गैप होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग जेस्टेशन। जेस्टेशन के ड्यूरिंग क्या क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड रेगुलर फीटल मॉनिटरिंग। मदर को प्रेग्नेंट होने के बाद मदर को सेम न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड करना चाहिए ताकि मदर और बेबी दोनों ही हेल्दी रहें, और उसके साथ साथ ही रेगुलर फीटल मॉनिटरिंग भी करना चाहिए। फीटस अच्छे से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, अच्छे से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज़ को देखने के लिए हम रेगुलर फीटल मॉनिटरिंग भी एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस। अवॉइडेंस ऑफ टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस का मतलब होता है, टेराटोजेनिक जो एक वर्ड है यहाँ पे,
ये टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस का मतलब होता है अल्कोहल या फिर ड्रग, अल्कोहल और ड्रग्स, अल्कोहल या फिर ड्रग का यूज़ करना। तो जो भी मदर हैं उनको ये एडवाइस करना है कि वो अवॉइड करें, टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ ना करें। उसके बाद अपगार स्कोर, अपगार स्कोर आप पीडिया में पढ़ेंगे। अपगार स्कोर का फुल फॉर्म है ए से अपीयरेंस, पी से पल्स, जी से ग्रीमेस, ए से एक्टिविटी एंड आर से रेस्पिरेशन। ये एक स्कोरिंग होती है जो चेक करते हैं बेबी का जब बर्थ होता है तो एक तो 1 and 5 मिनट पे चेक करना है बेबी का अपगार स्कोर, ताकि हमें अच्छे से पता लगे कि बेबी जो है वो प्रॉपर तरीके से रह रहा है या नहीं रह रहा है, या फिर उसकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम या चेंजेस तो नहीं है। लास्ट है डिलीवरी शुड बी कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड स्टाफ। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि डिलीवरी क्या होता है डॉक्टर्स के पास ले जाके नहीं करवाते हैं, वो गांव में जो मतलब दाइज वगैरह होती हैं उन लोगों से करवाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर स्टाफ हैं उनसे ही ये डिलीवरी करवानी चाहिए। बिकॉज़ इससे पहले के सेशन में हमने पढ़ा था कि अगर प्रोलॉन्ग डिलीवरी या फिर डिलीवरी के टाइम पे डिफ़िकल्टी हो रही है और जिसकी वजह से बेबी को एस्फीजिया मतलब सफोकेशन हो रहा है, तो फिर वो क्या कर सकता है, मेंटल रिटार्डेशन जो है वो कॉज कर सकता है। इसीलिए हमेशा एक एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट स्टाफ से ही डिलीवरी करवाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़। अर्ली डिटेक्शन हम कर रहे हैं। अर्ली डिटेक्शन हम कैसे करेंगे, एमनियोसेंटेसिस हो गया, यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस हो गया, कोरियोनिक विलाय सैम्पलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे ही मतलब अर्ली डिटेक्शन हो पाता है, ताकि बेबी को क्या क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम कैसे प्रिवेंट होगी ये हमें पहले ही पता लग जाता है। तो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़, जो डिजीज़ेज़ प्रिवेंट हो सकती हैं हम उनके लिए क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट फॉर इमोशनल एंड बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़। अगर मदर को कोई भी इमोशनल या फिर साइकेट्रिक डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं तो उसके लिए हम साइकेट्रिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज़ अर्ली रिकग्निशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेंटल डिफ़िकल्टीज़। हमें ये बहुत अच्छे से कोशिश करना है कि जो भी मेंटल डिसेबिलिटीज़ है या मेंटल डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बहुत ही पहले हमें पता लग जाए। अगर वो जितना ज़्यादा वो लेट होगा उतना ज़्यादा ही चांसेस है कि जो मेंटल रिटार्डेशन है वो माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर से प्रोफाउंड में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए अर्ली रिकग्निशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेंटल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज़ हमारे पास टर्शियरी प्रिवेंशन है। टर्शियरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, रिहैबिलिटेशन करते हैं। रिहैबिलिटेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, वोकेशनल, फिज़िकल एंड सोशल एरियाज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वोकेशनल हमने पहले डील किया, स्किल्स डेवलप करना शुरू करते हैं, सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ऐसे कुछ स्किल्स डेवलप करते हैं जिससे क्या होता है, ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। फिज़िकल और सोशल एरियाज़, फ़िज़िकल में मतलब खुद पे ध्यान देना एंड फिज़िकल डेवलपमेंट भी करवाना, एंड सोशल में कम्युनिकेट कैसे करना है, लोगों से कैसे बात करना है, उस चीज़ को डेवलप करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू हैंडीकैप का लेवल, मतलब अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ हैंडीकैप, वो कितना हैंडीकैप है उसके लेवल को देखते हुए ही रिहैबिलिटेशन जो है उनको प्रोवाइड करी जाती है। रिहैबिलिटेशन हम क्यों करते हैं, इसका मेन एम यही होता है to reducing disabilities and providing optimal functioning in child with mental retardation। अगर रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे तभी जो मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड है वो क्या होगा, वो एक ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ जी पाएगा, एक अच्छा लाइफ जी पाएगा, एक अच्छी फंक्शनिंग वाली लाइफ जी पाएगा। तो इसीलिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये था मेंटल रिटार्डेशन टॉपिक, आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।